दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल GTM स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12th क्लास केमिस्ट्री का हम 20 प्रश्नों का टेस्ट लेकर आए हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम शुरू में आपको 3 वीडियो केमिस्ट्री का अपलोड किए हैं, उसी में से यह क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आप लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि 20 प्रश्न में से कितने का आंसर आपको पता था। ठीक है, तो चलिए फटाफट आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और दोस्तों आपको क्या करना है कि सभी प्रश्न का आंसर आपको पहले खुद से सोचना है, उसके बाद हमारा आंसर देखना है, क्योंकि आपको साथ साथ में आंसर भी बताते चलेंगे। ठीक है, तो पहले उसका आंसर खुद दीजिएगा जो भी क्वेश्चन आएगा, उसके बाद हमारा आंसर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। ए ऑप्शन दे रहा है ऑक्सीजन, बी में दे रहा है कार्बन, सी में दे रहा है नाइट्रोजन और डी में दे रहा है हाइड्रोजन। तो दोस्तों कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, तो वह कौन उपस्थित होना चाहिए? तो दोस्तों पहले आप इस प्रश्न का आंसर आपको पहले खुद से देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों कार्बनिक यौगिक पूछा जा रहा है, ठीक है, उसमें कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए? तो दोस्तों कार्बन हमेशा प्रेजेंट रहता है कार्बनिक यौगिक में, तो बी ऑप्शन यहाँ पे कार्बन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि लोहे का अयस्क है। तो दोस्तों लोहे का अयस्क है, ए ऑप्शन दे रहा है मैग्नेटाइट, बी में दे रहा है सिडेराइट और डी में दे रहा है हेमेटाइट और सी में दे रहा है हेमेटाइट और डी में दे रहा है सभी। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन देना है, इसमें आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे लोहे का अयस्क पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सभी, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और हेमेटाइट सभी जो है दोस्तों लोहा का आयरन का अयस्क है। ठीक है, तो यानी डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया सभी। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है कि एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो दोस्तों एवोगाड्रो संख्या का मान होता है वह क्या होता है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, एवोगाड्रो संख्या का जो वैल्यू होता है वह 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चौथा में करें कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन दे रहा है सभी खनिज अयस्क होते हैं, बी में दे रहा है सभी अयस्क खनिज होते हैं और सी में दे रहा है दोनों सही है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन होगा। तो दोस्तों सभी अयस्क जो होते हैं खनिज होते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी सभी अयस्क को हम खनिज कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन सभी खनिज को हम अयस्क नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पाँचवा में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है ब्रोमीन, बी में दे रहा है पारा, सी में दे रहा है सोडियम और डी में दे रहा है चांदी। तो धातु यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जो कौन सा धातु होगा वह लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो वह पारा Hg जो होता है दोस्तों वह नॉर्मल टेम्परेचर पर रूम टेम्परेचर पर पारा जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया पारा। लेकिन अगर यही अधातु पूछा जाता तो यहाँ पे ब्रोमीन होता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन छठा में कह रहा है कि अल्काइन का सामान्य सूत्र है। दोस्तों आपको हम पहले बताए थे पहले वीडियो में केमिस्ट्री का। तो दोस्तों अल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वह क्या होता है? तो ये ऑप्शन है CnH2n, बी में दे रहा है CnH2n+2 और सी में दे रहा है CnH2n-2 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो अल्काइन का जो सामान्य सूत्र है दोस्तों वह CnH2n-2 है। तो कौन सा ऑप्शन में है? तो सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया CnH2n-2। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा सातवां में कह रहे हैं कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है। ए ऑप्शन रहा है C2H2, बी में रहा है C6H6 और सी में रहा है C4H4 और डी में रहा है CH। तो दोस्तों बेंजीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह C6H6 होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया C6H6। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां में कह रहा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत है। हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या है? हवा है, रेडियम, यहाँ पे रेडियम होगा दोस्तों, सी में दे रहा है मोनोजाइट और डी में जल। तो दोस्तों हीलियम का मुख्य जो स्रोत होता है वह मोनोजाइट है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मोनोजाइट। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि है। ए ऑप्शन रहा है भर्जन, बी में दे रहा है फेनपलवन, सी में दे रहा है बेस्मिकरण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो किया जाता है वह फेनपलवन विधि द्वारा किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया फेनपलवन विधि। अगला क्वेश्चन 10 में कह रहे हैं कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। ए ऑप्शन रहा है परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या के, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों
और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के, और सी में दे रहा है परमाणु के न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों परमाणु द्रव्यमान जो होता है जिसको ए से डिनोट करते हैं वह न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्याओं का योगफल के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, मेरा सी ऑप्शन में दे रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एन प्लस पी के बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है। और दोस्तों अगर आपको एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या पूछे तो उसे जो है इससे डिनोट करते हैं, जेड से करते हैं, उस वह बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, हमेशा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे मेरा कौन सा राइट आंसर हो गया, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन मेरा 11 नंबर, लास्ट तक जरूर बने रहेगा दोस्तों, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि 20 प्रश्न में से कि कितना का आंसर आपको पता था। ठीक है, ईमानदारी के साथ जरूर बताइएगा कि 20 प्रश्न में से कितने का आंसर आपको पता है, क्योंकि दोस्तों यह सभी प्रश्न आपको हम पहले करवा चुके हैं। क्योंकि दोस्तों केमिस्ट्री का जो है 3 महत्वपूर्ण वीडियो हम आपको अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि 90 क्वेश्चन लगभग हम डिस्कस किए हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताया गया है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, तो जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरा 11 नंबर पे कह रहा है कि कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई है। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ होता है दोस्तों वह कितना होता है, वह पूछा जा रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन है 1.34 एंगस्ट्रम, बी में दे रहा है 1.20 एंगस्ट्रम, और सी में दे रहा है 1.54 एंगस्ट्रम, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ का लंबाई होता है वह क्या होता है, तो वह जो होता है वो 1.54 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दे रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो लेंथ होता है दोस्तों वह कितना होता है, तो 1.34 एंगस्ट्रम होता है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो होता है दोस्तों वह कितना होता है, 1.20 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, आप इसे भी जरूर याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे एक प्रश्न आपको एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा 12 नंबर, 12 में कह रहा है कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है। ये ऑप्शन है धनायन के परमाणु भार से, धनायन के गति से, ऋणायन के गति से, और डी में दे रहा है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। तो दोस्तों फैराडे का जो विद्युत अपघटन का नियम है वह इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से संबंधित है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, और उन्हें भी पूछिएगा कि उसमें कितना आप क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा 13 नंबर का है कि निम्न में से कौन सा यौगिक प्राकृतिक में प्रचुरता से पाया जाता है, यानी निम्न कौन सा यौगिक जो प्रकृति में प्रचुरता मात्रा में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन है फ्रक्टोज, बी में दे रहा है स्टार्च, और सी में दे रहा है ग्लूकोज, और डी में दे रहा है सेलुलोज। तो दोस्तों सेलुलोज जो होता है वह प्राकृतिक में प्रचुरता मात्रा में पाया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, सेलुलोज। अगला क्वेश्चन में 14 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। ये ऑप्शन है संपर्क विधि, ओस्टवाल्ड विधि, हैबर विधि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इसका आंसर पहले खुद से सोचना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग इसका जो राइट आंसर होगा वह नाइट्रिक अम्ल किससे तैयार किया जाता है, तो ओस्टवाल्ड विधि से तैयार किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ओस्टवाल्ड विधि। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस से आपको हम क्या बताए थे दोस्तों, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस संपर्क विधि से बनाया जाता है। और अमोनिया जो होता है दोस्तों, अमोनिया NH3 जो होता है, अमोनिया जो होता है वह बनाया जाता है हैबर विधि से। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है ओस्टवाल्ड विधि से। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरा 15 नंबर कह रहा है कि निम्न में से हरा थोथा कहते हैं। दोस्तों हरा थोथा निम्न से किसे कहते हैं, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है FeSO4 × 7H2O, और बी में दे रहा है FeSO4 × 2H2O, और सी में दे रहा है FeSO4 × 5H2O, और डी में दे रहा है FeSO4। दोस्तों हरा तोता किसे कहा जाता है, तो FeSO4 × 7H2O को कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, FeSO4 × 7H2O। अगला क्वेश्चन 16 में कह रहा है कि निम्न से कौन अवरोधक है, यानी इंसुलेटर जो है कौन है, ग्रेफाइट है, एल्युमिनियम है, लकड़ी है, चांदी है। तो दोस्तों लकड़ी जो है यह एक इंसुलेटर है यानी अवरोधक है, इससे जो है करंट फॉलो नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसी को जो है इंसुलेटर, जिससे करंट का फॉलो नहीं होगा उसे इंसुलेटर यानी अवरोधक कहा जाता है। बाकी ग्रेफाइट, एल्युमिनियम, चांदी जो है यह सभी कंडक्टर है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, लकड़ी। अगला क्वेश्चन में 17 नंबर 17 में कह रहा है कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया वेग को कम करता है, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है और घटाता है, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्प्रेरक जो होता है कैटालिस्ट जो होता है रिएक्शन में जो होता है दोस्तों, रिएक्शन में अभिक्रिया वेग को बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है और घटाता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर 18 में कह रहे हैं कि बे रवादार ठोस पदार्थ है। ए ऑप्शन रहा ग्रेफाइट, बी में दे रहा हीरा, सी में दे रहा कांच, और डी में इनमें से सभी। तो बे रवेदार ठोस पदार्थ जो होता है दोस्तों वह कौन
कौन है, तो वह कांच है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है कांच। बाकी जो ग्रेफाइट और हीरा है दोस्तों, यह एक रवादार ठोस पदार्थ है, ठीक है। रवादार ठोस पदार्थ कहने का मतलब जिसका शेप फिक्स नहीं है, ठीक है, और जिसका फिक्स शेप होता है दोस्तों उसे रवादार ठोस पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट और हीरा जो होता है रवादार ठोस पदार्थ में आता है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन 19 नंबर 19 में कह रहा है कि निम्न में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। ए में दे रहा है आयरन, बी में दे रहा है कॉपर, सी में दे रहा है जिंक और डी में दे रहा है मैग्नीशियम। तो यहाँ पे धातु जो है अम्ल से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस नहीं मुक्त करता है, पूछ रहा है, ठीक है। मैंने हाइड्रोजन गैस को नहीं बनाता है, तो वह कॉपर जो होता है दोस्तों वह हाइड्रोजन से यानी अम्ल से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस को नहीं बनाता है, ठीक है, मुक्त नहीं करता है। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया कॉपर। बाकी आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम है, ये सभी अम्ल से रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है। तो इसलिए मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मेरा 20 नंबर 20 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन दे रहा है हिमांक का अवनयन, बी में दे रहा है प्रकाशीय क्रियाशीलता, सी में दे रहा है क्वथनांक का अवनयन और डी में दे रहा है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो इसलिए प्रकाशीय क्रियाशीलता होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्रकाशीय क्रियाशीलता, ठीक है। बाकी हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन यह सभी जो है अनुसंख्य गुणधर्म है, लेकिन प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है यह नहीं है। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो फाइनली दोस्तों हम 20 प्रश्नों का टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको बताना है सही कि 20 प्रश्न में से कि कितने का आंसर आप जानते थे, ठीक है। आप हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जो भी प्रश्न का आंसर आप नहीं जानते थे उसे आप कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए और जी जान लगा कर मेहनत करिए दोस्तों अभी से ही, ताकि आपका एग्ज़ाम आते आते अच्छा तैयारी हो सके, ठीक है। तो चलिए मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।